हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ पे है। और मैं सजेस्ट करूँगा जो कोई भी वीडियो देख रहा है इसको 1.5 की प्ले स्पीड पे देखना, ताकि आपको थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस मिले। मैं क्लैरिटी ऑफ वॉइस के लिए थोड़ा सा धीरे बोलता हूँ, बट एक एनर्जी बने रहे उसके लिए आप 1.5 पे देखेंगे तो थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस रहेगा। तो इसमें आज मैं डील करूँगा कि एक बेयर एक्ट को कैसे रीड करते हैं, कितने टाइप्स के लॉ होते हैं, एक लॉ पास कैसे होता है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ क्या होता है। तो जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि सीआरपीसी 1973 का लॉ है, 1973 का लॉ है, बट जो फोर्स में आया था वो 1 अप्रैल को आया था 1974 में। तो इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, और सीआरपीसी, आईपीसी और कॉन्ट्रैक्ट, इनमें डिफरेंस क्या है। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जो लॉज होते हैं वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में अपन डिवाइड कर सकते हैं। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हो गया एक सिविल लॉ, और एक हो गया क्रिमिनल लॉ। मेजरली सारे लॉज को इन 3 कैटेगरीज में अपन डिवाइड कर सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो मेन लॉ होता है, जिससे बाकी जितने भी लॉज हैं, चाहे वो इंडियन पिनल कोड हो, कॉन्ट्रैक्ट लॉज हो, सीआरपीसी हो, सब अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं। पावर जो उनकी डिराइव होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से होती है। और जो कोई भी लॉ होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं हो सकता। हर लॉ को कॉन्सोनेंस में होना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन के। अब सिविल लॉज जो लॉ होते हैं, जितने भी लॉज जो दो पार्टीज़ के आपस के मामले से डील करते हैं, उनको हम कहते हैं सिविल लॉ, और लीगल लैंग्वेज में हम इनको कहते हैं राइट इन पर्सोनम। बट जो क्रिमिनल लॉ होते हैं वो एक पूरे समाज के इश्यूज़ को डील करते हैं, यानी कि जो इसके राइट्स होते हैं वो पब्लिक को लार्ज पे अफेक्ट करते हैं, ना कि सिर्फ दो पार्टीज़ के आपस का मामला होता है। जो पर्सोनम वर्ड होता है वो आपको बता रहा होगा वर्ड पर्सनल से। बट जो क्रिमिनल लॉ है उसके लिए लीगल टर्म जो यूज़ होती है वो होती है राइट इन रेम। इसका मतलब होता है सोसाइटी एट लार्ज। तो जो इंडियन पीनल कोड है ये क्रिमिनल लॉ है, और जो सीआरपीसी है ये भी क्रिमिनल लॉ की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये आईपीसी को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो जो क्रिमिनल लॉ है वो आईपीसी क्रिमिनल लॉ में क्यों आता है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने मर्डर किया तो उस मर्डर से सिर्फ वो इंसान इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है जिसका मर्डर हुआ है, बट इस मर्डर के वजह से एक सोसाइटी एट लार्ज अफेक्ट होती है, क्योंकि जो सोसाइटल कंसाइंस होता है, सोसाइटल जो कंसाइंस होता है वो हिल जाता है। तो जो भी आईपीसी का उल्लंघन करता है वो पूरे सोसाइटी को शेक कर देता है, सोसाइटी के कॉन्फिडेंस को शेक कर देता है, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो रॉबरी हो, चाहे वो मर्डर हो, और जितने भी ऑफेंसेस आईपीसी में दिए गए हैं वो सारे सोसाइटी को एक लार्ज इफेक्ट करते हैं। बट जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, जो कि सिविल लॉ है, वो पार्टी के आपस के मामलों को डील करता है। ए ने अगर बी को पैसे दिए 500 रुपये आम लेने के लिए, और ए ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट में जा सकता है। बट इस ट्रांजैक्शन की वजह से सोसाइटी को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे नहीं है। तो ये हो गया एक सिविल लॉ। तो ये बेसिकली 2 कैटेगरीज हो गई लॉ की, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो ग्रैंड नॉर्म हो गया, जहाँ से ये सारे अपनी पावर्स डिराइव करते हैं, और हर लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन में होना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन से डिविएट नहीं कर सकते।
कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इक्विटी, इक्वालिटी, जस्टिस, उन सब से, नेचुरल जस्टिस, जितने भी सारे प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। अब बात करते हैं कि लॉ पास कैसे होता है। तो जो लॉ पास होता है, लॉ मेकिंग पावर हमारे यहाँ पे दो जनों को दी हुई है, एक तो पार्लियामेंट को, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, और एक स्टेट लेजिस्लेचर को। यानी कि विधानसभा, स्टेट असेंबली। तो ये दो तरीके हैं जिससे एक लॉ फोर्स में आता है। तो अब हम बात करते हैं सीआरपीसी की, जैसे कि अपन उस दिन डिस्कस कर रहे थे। तो जब मैंने कहा सीआरपीसी 1973 का एक्ट है, उसमें 484 सेक्शंस हैं, 37 चैप्टर्स हैं, तो उसका मतलब क्या था। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर 1 दिया हुआ है प्रीलिमिनरी, चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस, ये सारे चैप्टर्स हैं। ऐसे 37 चैप्टर्स हैं सीआरपीसी में, जो कि टॉपिक्स को डिवाइड करते हैं। ये मेन हेडिंग्स बताते हैं, जैसे कि बेलमेंट का एक चैप्टर हो गया। ये सारे टॉपिक्स डिवाइड होते हैं चैप्टर्स में। अब इन चैप्टर्स के अंदर होते हैं ये सेक्शंस, जो कि प्रोविजंस होते हैं और पर्टिकुलर एक एक चीज़ को डिफाइन करते हैं। ये 484 सेक्शंस हैं सीआरपीसी में। और शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि लॉ की मेन बॉडी में नहीं कवर हो पाती, और पर्टिकुलर एक किसी टॉपिक से बहुत डिटेल में डील करती है, जैसे कि ये शेड्यूल। ये भी इंडेक्स चल रहा है सीआरपीसी का। ये हो गया शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल। ये दो शेड्यूल हैं, जब मैंने कहा था कि दो शेड्यूल है सीआरपीसी में। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस है। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अपने आप में इतना बड़ा स्पेस लेगा एक बैरक का, तो इसीलिए इसको शेड्यूल में अलग से डाला जाता है कि जो एक पर्टिकुलर एक चीज़ से डील कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो फर्दर शेड्यूल में बताई जाती है, ना कि लॉ के सेक्शंस में और चैप्टर्स में। अब आते हैं 1973 और 74 वाला कंसेप्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जब मैंने कहा जो क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है वो 1973 का है, तो इस 1973 का मतलब क्या है? फिर यहाँ पे जो 25 जनवरी 1974 लिखा है, इसका मतलब क्या है? और जब मैंने कहा वो फोर्स में 1 अप्रैल को आया था 1974 में, इसका मतलब क्या है? तो जो 1973 है, ये हमें बताता है कि ये लॉ राज्यसभा और लोकसभा में कब पास हुआ था। ये सन 1973 में राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ था। ये 25 जनवरी जो ये डेट लिखी, अक्सर लोग इससे कंफ्यूज होते हैं। कई लोग ये समझते हैं कि इस दिन ये जो लॉ है फोर्स में आ गया था, बट ये जो डेट दी है ये डेट बताती है हमें कि ये लॉ किस दिन प्रेसिडेंट ने इस लॉ को किस दिन एक्सेप्टेंस दी थी। क्योंकि कोई भी लॉ जब बनता है तो वो पहले राज्यसभा और लोकसभा से पास होता है, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट से साइन होना चाहिए, तब जाके वो लॉ कंप्लीट होता है। इसलिए यहाँ पे एक्ट नंबर 2 1974 लिखा हुआ है। ये जो एक्ट नंबर 2 है, ये बताता है कि उस साल का 1974 का कौन से नंबर का लॉ था जो पास हुआ या बना। तो 1974 का ये एक्ट नंबर 2 है, ये सेकेंड लॉ है जो उस ईयर में पास हुआ था। और जो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974 है, इस दिन से सीआरपीसी लागू होने लगा था। तो ये इन डेट्स का रेलेवेंस होता है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि बैरक को कैसे पढ़ते हैं और इन डेट्स में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, सेक्शंस क्या होते हैं, चैप्टर्स क्या होते हैं, शेड्यूल क्या होते हैं। अब जनरली एक और चीज़ जो कन्फ्यूजन आता है, एक टर्म होती है आर्टिकल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है, और एक टर्म होती है सेक्शन, जो कि बाकी सारे लॉज में मेंशन होती है। तो ये जो टर्म आर्टिकल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्यों यूज़ होती है, और जो टर्म सेक्शंस हैं ये बाकी सारे लॉज में क्यों यूज़ होते हैं?
जैसे कि मैंने ऊपर कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेन लॉ है और इससे बाकी सारे लॉज अपने पावर्स डिराइव करते हैं। तो ये एक पेरेंट लॉ हो गया इन सभी लॉज के लिए। तो जो भी मेन डॉक्यूमेंट होता है जिसे बाकी सारे लॉज अपनी पावर डिराइव करते हैं, जो मेन डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि यूएन चार्टर हो गया, उसमें भी जो प्रोविजंस हैं उनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं। जो ये इंडेक्स में अपन ने जितना भी देखा था इन सबको हम वैसे पर्टिकुलरली प्रोविजंस बोलते हैं। प्रोविजन 292, प्रोविजन 293 और रिफ़र करने के लिए सेक्शन। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं उनको हम आर्टिकल बोलते हैं, क्योंकि एक मेन डॉक्यूमेंट है जिससे बाकी लॉज अपनी पावर डिराइव करते हैं। तो जो यूएन चार्टर है उसमें भी जो टर्म यूज़ की गई प्रोविजंस के लिए वो आर्टिकल यूज़ की गई है, क्योंकि वो एक मेन प्रोविज़न है। और जो सेक्शन है वो एक तरीके से आर्टिकल का ही सब पार्ट मान सकते हैं, क्योंकि जो पावर है अपनी, जो अपनी अथॉरिटी है, जो अपनी लेजिटिमेसी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव कर रहे हैं। तो ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक लॉ को पढ़ने से पहले की। अब एक और टर्म जो होता है जनरली कंफ्यूज करता है वो होता है बेयर एक्ट, कि बेयर एक्ट क्या होता है। तो बेयर एक्ट वो लॉ होता है, जैसे ये है बेयर एक्ट, मैंने खोला हुआ है अभी डाउनलोडेड। तो ये बेयर एक्ट वो डॉक्यूमेंट है जो कि एज इट इज लॉ है, जैसा पार्लियामेंट ने पास किया है। ये बिना किसी के इंटरप्रिटेशन के एज इट इज जो लॉ हू बहू है वो है। अब आती है कमेंट्रीज, रेफरेंस बुक लॉ में। तो जो कमेंट्रीज और रेफरेंस बुक होती है वो एक ऑथर के लिखी होती है, वो बाइंडिंग लॉ नहीं होता, वो उस ऑथर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ होती है। वो रेफर कर सकते हैं अपन कोर्ट में परसुएशन के लिए, बट वो लॉ नहीं होता। लॉ जो होता है वो बेयर एक्ट ही होता है, लॉ एज इट इज पास्ड बाय पार्लियामेंट। जो कमेंट्री होती है वो एक ब्रॉडर वर्जन होता है, जो रेफरेंस बुक होती है वो थोड़ा नैरोअर वर्जन होता है। कमेंट्री जनरली जो होती है वो अपन फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए लॉ की। बट रेफरेंस बुक जो होती है वो एक डिक्शनरी की तरह होती है। आप रेफरेंस बुक को तब यूज़ करते हैं जब आपको किसी पर्टिकुलर प्रोविज़न को या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है, किसी एक सेक्शन की आपको जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है तब हम रेफरेंस बुक पे जाते हैं। एज ए डिक्शनरी जब हमको, जैसे कि हमको किसी शब्द का जब मतलब देखना होता है, वैसे एक रेफरेंस बुक यूज़ होती है। और एक कमेंट्री एक टेक्स्ट बुक की तरह यूज़ होती है एज अ होल लॉ की अंडरस्टैंडिंग के लिए। और बेयर एक्ट तो हू लॉ जो पार्लियामेंट ने पास किया है वो होता है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ है जो आपको पता होना चाहिए बिफोर प्रोसीड करने से, लॉ को पढ़ने से। थैंक यू।